प्यारे व्यूअर्स, आप सभी का फिर से एक बार मॉडर्न एजुकेशन में स्वागत है। और हम लोग ऐसे प्रीवियस आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे हैं। उससे संबंधित आज हम लोग ऐसे फिर नए प्रश्नों की तरफ जाते हैं। और ये प्रश्न नंबर जो 6 है, जिसमें लिखा हुआ है पुदुचेरी के विलियानूर मंदिर में, पुदुचेरी के विलियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है। तो पुदुचेरी के विलियानूर मंदिर में जो किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक लोक नृत्य है, जिसको हम लोग ऐसे गराडी कहते हैं। क्या कहते हैं? गराडी के नाम से जानते हैं। ये जो गराडी जो होता है, वानरों द्वारा रावण के हराने में, वानरों द्वारा रावण के हराने में राम की मदद करते हुए दिखाया गया है। किसकी मदद करते हुए? राम की मदद करते हुए दिखाया गया है। तो ये एक अनुष्ठानिक लोक नृत्य जो पुदुचेरी के विलियानूर मंदिर में वहां पर ऐसे ये किया जाता है। इसमें दिखाया गया है कि वानर के द्वारा है से रावण को किस प्रकार से हराते हैं और राम को किस प्रकार से मदद करते हैं। अब आते हैं, इसमें एक और लोक नृत्य है जिसका नाम है दाल खाई। क्या नाम है? दाल खाई। ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। तो उड़ीसा का ये दाल खाई एक लोक नृत्य है। ये विशेष रूप से पूरे उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा के जो पश्चिमी उड़ीसा है उस क्षेत्र में ये ऐसे नृत्य किया जाता है, पश्चिमी उड़ीसा में। और ये आम तौर पर जो वहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं, पश्चिमी उड़ीसा में जो त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे वहाँ का त्यौहार है भाई जुतिया, फागुन पुनी, नुआखाई और दशहरा, उस समय इसका नृत्य करते हैं। दाल खाई जो नृत्य है, जो पश्चिमी उड़ीसा में वहाँ के द्वारा लोगों के द्वारा किया जाता है। तो ये वहाँ पर जो एक विशेष प्रकार का जो त्यौहार है, जैसे में जुतिया, क्या नाम है? जुतिया, फागुन, नुआखाई और दशहरा, उन सभी में इसका नृत्य किया जाता है। ये पश्चिमी उड़ीसा में, ये उड़ीसा का लोक नृत्य में आता है। थर्ड नंबर में है होली वेश। क्या लिखा हुआ है? होली वेश। ये होली वेश जो है कर्नाटक राज्य की जो तटीय क्षेत्र है, कौन से राज्य में? कर्नाटक। कर्नाटक जो राज्य है उसके जो तटीय क्षेत्र है, यानी समुद्र के किनारे जो तटीय क्षेत्र हैं, वहां पर ये नृत्य नवरात्रि के महोत्सव के दौरान, कब इसका किया जाता है? नवरात्रि का जो महोत्सव होता है उस समय होलियावेश नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में जो वहाँ के युवा लोग हैं, स्थानीय युवा है, कहाँ की? कर्नाटक का जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले जो युवा लोग हैं, उन लोगों के द्वारा ये एक अनूठा नृत्य है, एक अलग प्रकार का नृत्य है, जिसमें जो युवा लोग जो नर्तक करते हैं, डांस करते हैं, वे लोग बाघ के रूप में तैयार होते हैं। किस रूप में तैयार होते हैं? बाघ के रूप में इसमें तैयार होते हैं। बाघ के रूप में तैयार होके अपना जो हुलिया है, अपना जो फेस है, पूरी तरह से लगता है कि वो बाघ ही बने हुए हैं। उस प्रकार से बाघ की तरह तैयार होके वे लोग ऐसे नवरात्रि के महोत्सव में हुलिया वेश नृत्य करते हैं। कहाँ पर? कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में। अब आते हैं, एक है टिप्पणी। ये टिप्पणी कहाँ का है लोक नृत्य? तो यह है गुजरात का। गुजरात के लोक नृत्य में आता है टिप्पणी। यह महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा? ये जो लोक नृत्य गुजरात का है, ये महिलाओं के द्वारा एक मंडली में किया जाता है, एक ग्रुप में किया जाता है। और अपने हाथों में वो तालियां बजाते हैं। अपने हाथों में क्या करते हैं? तालियां बजाते हैं और ताली बजाते हुए नृत्य करते हैं, यानी ताली बजा के ये नृत्य करते हैं। कहाँ पर? गुजरात में
वहां के महिलाओं के द्वारा एक ग्रुप बना के, मंडली बना के, हाथों में ताली यानी ताली बजा बजा के वो लोग नृत्य करते हैं। तो एक प्रकार से ताली बजा के जो नृत्य किया जाता है उसको टिप्पणी कहते हैं। इसके अलावा भी वहां के लोक नृत्य में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य में आता है गरबा। एक है गरबा होता है, एक है डांडिया। तो ये गुजरात के लोक नृत्य में आते हैं, टिप्पणी, गरबा और डांडिया। अब हम सभी अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, कब की बात हो रही है? दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? यानी ये कब की बात हो रही है? दिसंबर 2021। ये रेलवे में आया हुआ प्रीवियस प्रश्न है और उसी प्रश्न से फिर हमें वर्तमान के बारे में भी जानेंगे, ताकि अगर वर्तमान में जो प्रश्न आएंगे इससे संबंधित उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये 2021 का डाटा है। इसके अनुसार पूरे भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की जो संख्या थी वो कुल 7 थी। कितने थी? 7। लेकिन जो एक नया डाटा आया है अप्रैल 2025, अप्रैल 2025 के अनुसार हम लोग देखेंगे, यानी ये 2021 का डाटा है, दिसंबर 2021 के डाटा के अनुसार पूरे भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की संख्या कुल 7 थी। लेकिन अप्रैल 2025 के अनुसार भारत में जो परमाणु यानी नाभिकीय जो ऊर्जा संयंत्र है उसकी कुल संख्या 8 हो गई है। कितना है? कुल जो संख्या है अभी का, वर्तमान का, अप्रैल 2025 के अनुसार जो डाटा है उसमें 8 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। इसको हम लोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी कहते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो पूरे भारत में अभी कुल कितना है? 8 संयंत्र है, जिसमें से ये 8 संयंत्रों में 25 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं। कितने हैं? 25 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर। यानी ये जो 8 जो संयंत्र है, 8 जो ये कंपनी है, इस कंपनी के अनुसार उसमें 25 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर पूरे भारत में है। और इसके द्वारा हमारे भारत में जो उत्पादन होती है, कुल क्षमता की जो उत्पादन है वो 8880 मेगावाट है। यानी उत्पादन अभी भारत में वर्तमान में कितना हो रहा है? परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के द्वारा जो भारत में ऊर्जा का उत्पादन जो हो रहा है वह है 8880 मेगावाट। 8880 मेगावाट ऐसे ये उत्पादन हो रही है। अब यहाँ पर ऐसे सवाल उठता है कि भारत का पहला जो ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित हुआ? ये भी प्रश्न आ सकते हैं। तो ये जो पहला जो हमारा संयंत्र जो स्थापित हुआ था, महाराष्ट्र का एक स्थान है तारापुर। कहाँ पर पहला जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था नंबर 1 में, वह से महाराष्ट्र राज्य के तारापुर में, महाराष्ट्र राज्य के तारापुर में पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया 1969 ईस्वी में। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में इन संयंत्र को संचालन किया गया। यानी भारत का पहला ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में तारापुर जो स्थान है वहां पर 1669 ईस्वी में इस संयंत्र को संचालन किया गया, शुरुआत किया गया। अब है कि कुल पूरे भारत में 8 नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इनमें से जो 8वां नंबर, 7वां के बाद जो 8वां, वो ऐसे कहां पर स्थापित है? तो
तो 8वां जो नाभिकीय ऊर्जा जो नया नया बना है वह ऊर्जा है से संयंत्र जो स्थापित हुआ है वह है से कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। उसका नाम क्या है? कुडनकुलम। 8वां कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये कुडनकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये भारत का 8वां नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में आता है। तमिलनाडु में जो जिला है तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जो जिला है, इस जिला में 8वां नाभिकीय जो ऊर्जा संयंत्र है इसको स्थापित किया गया। और किसके द्वारा, किसके सहयोग से कराया गया? तो ये रूस के सहयोग से कराया गया। किसके सहयोग से कराया गया है? रूस के सहयोग से ये 8वां जो भारत का ऊर्जा संयंत्र जो है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, इसको ऐसे रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। अब हम सभी अगले प्रश्न में देखिए, प्रश्न नंबर 8 में लिखा हुआ है 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते? ऑप्शन 1 में है सिंहराज अधाना, 2 में है मनीष नरवाल, 3 में है नरेश शर्मा और 4 में है अवनी लेखरा। तो ये 2 पैरालंपिक जो पदक जीते हैं वो है अवनी लेखरा। क्या नाम है? अवनी लेखरा। कौन से खेल में है? पैरालंपिक खेल। ये क्या होता है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन किया जाता है। इसमें बहुत सारे खेलों को जोड़ा गया है। और ये जो खेल जो होता है, ये खेल विभिन्न प्रकार के जो विकलांगता वाले एथलेटिक होते हैं, यानी जो है से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से जो विकलांग होते हैं, वैसे विकलांग एथलीटों के लिए ये आयोजन किया जाता है। यह ओलंपिक जो खेल है ये शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन खेल में शामिल है, यानी ये शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन खेल में शामिल है। ये जो एथलेटिक जो खेल है इसमें 4 सालों के अंतराल में किया जाता है। यानी जब ओलंपिक खेल होता है तो ओलंपिक खेल जो 4 सालों के अंदर में जो शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन जो खेल होती है, उस 4 साल में जहां पर जिस शहर में ये खेल को खेला जाता है, उस ओलंपिक खेल के तुरंत बाद, ओलंपिक खेल के तुरंत बाद उसी शहर में ये पैरालंपिक जो खेल है वहां पर आयोजित किया जाता है। वर्तमान में 163 देशों के टोटल कितने? 163 देशों के लगभग 400 से ज्यादा प्रतिभागी भाग लेते हैं। यानी अभी फिलहाल कितना है? 163 देशों के 400 से अधिक ऐसे प्रतिभागी भाग लेते हैं और इसमें 24 से ज्यादा खेल रखा गया है। यानी खेल की संख्या कितनी है? 24 प्रकार के खेल इसमें खेले जाते हैं। इसकी जो शुरुआत है, पैरालंपिक जो खेल है यानी विकलांगों के लिए जो एथलेटिक आयोजन किया गया है, ये इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत है से 1976 यानी 1976 में स्वीडन में हुआ था। इसकी शुरुआत 1976 ईस्वी में स्वीडन में। कहां पर आयोजित पहला किया गया था? स्वीडन में किया गया था। और जो यहां पर जो क्वेश्चन है 2021-20 ये है से ओलंपिक जो पैरालंपिक ओलंपिक हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो ये टोक्यो में हुआ था। कहां पर हुआ था? टोक्यो में। 2020 में टोक्यो जो जापान का एक शहर है वहां पर 2020 में आयोजित किया गया था, जिसमें से अवनी लेखरा ने गोल्ड पदक जीते थे। यानी जब 2020 में वहां पर पैरालंपिक ओलंपिक किया गया था तो भारत के द्वारा
कुल 19 पदक जीते गए थे। टोटल पदक की संख्या कितना था? 19 पदक ऐसे भारत ने हासिल किए थे। उसके बाद ऐसे फिलहाल ऐसे 2024 में फिर पैरालंपिक ओलंपिक आयोजन किया गया और ये फ्रांस का एक शहर है पेरिस। 2024 में कहां पर आयोजित किया गया? पेरिस में, जिसमें भारत ने 29 पदक जीते। भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने 29 पदक जीते, यानी 2020 में 19 पदक थे और इन्होंने इंक्रीज किया, 29 पदक में आए, जिसमें से स्वर्ण पदक 7 है। स्वर्ण पदक कितने हैं? स्वर्ण पदक 7 स्वर्ण पदक हैं। इसके अलावा है से रजत 9 है और कांस्य 13 है। रजत कितने हैं? स्वर्ण पदक 7, रजत आपका है से 9 है और कांस्य 13 है, यानी कुल मिला के 29 पदक है से पैरालंपिक ने, यानी 2024 जो पैरालंपिक जो पेरिस में हुआ था उसमें ऐसे स्वर्ण पदक है से 7 भारत ने हासिल किया, रजत है से 9 और कांस्य में 13 उन्होंने हासिल किया भारतीय ने। इनमें से ये जो अवनी लेखरा है 2020 में भी गोल्ड पदक जीती थी और 2024 में जब पेरिस में हुआ तो वहां पर भी इन्होंने गोल्ड पदक यानी स्वर्ण पदक जीते, यानी भारत का 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली निशानेबाज महिला बनी है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी ये 2024 में भी स्वर्ण पदक ऐसे हासिल की, यानी कितना बार हो गया? 2 बार, 2020 में और 24 में। और ये भारत की पहली महिला बनी है शूटिंग में। कौन से खेल में? शूटिंग में, निशानेबाज में। इसके अलावा है से स्वर्ण पदक में एक है धर्मवीर और प्रणव सुरमो। क्या नाम है? धर्मवीर। धर्मवीर और प्रणव सुरमो के द्वारा है से जो क्लब थ्रो होता है, एक प्रकार का क्लब थ्रो होता है, उसमें स्वर्ण और रजत, यानी धर्मवीर ने स्वर्ण पदक जीता है और ये रजत। 2024 जो पेरिस में पैरालंपिक ओलंपिक हुआ उसमें धर्मवीर और प्रणव सुरमो है, इन लोगों ने जो कंबाइंड क्लब थ्रो किए थे उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और प्रणव सुरमो ने कौन से पदक जीता? रजत पदक जीता, जो है से क्लब थ्रो इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लब थ्रो के नाम से इस खेल को जाना जाता है। एक और है परवीन कुमार, हाई जंप में स्वर्ण पदक जीते हैं। क्या नाम है? परवीन कुमार है से हाई जंप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2024 का रिसेंट है, आपके एग्जाम से संबंधित है। हाई जंप में, कौन से जंप में? हाई जंप में। हाई जंप में परवीन कुमार ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अलावा है से एक है सुमित अंतिल। क्या नाम है? सुमित अंतिल। सुमित अंतिल ने भी स्वर्ण पदक जीते हैं और वह कौन से खेल में? तो वो भाला फेंक में। कौन से खेल में? भाला फेंक में। और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, जब 2024 में पेरिस पैरालंपिक में जब भाला फेंका था तो उसकी लंबाई थी 70.59 मीटर। 70.59 मीटर। और ये 70.59 जो मीटर है, टोक्यो में जो 2020 में उन्होंने जब फेंका था तो अपना ही रिकॉर्ड को उन्होंने 3 बार तोड़ा। याद रखिएगा, अपना रिकॉर्ड को उन्होंने कितना बार तोड़ा है? 3 बार अपना ही रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुमित अंतिल जो है भाला फेंक में अपना ही रिकॉर्ड को 3 बार तोड़ा है। और पैरालंपिक में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्लेयर है जिसका नाम है शीतल देवी। क्या नाम है? शीतल देवी। ये शीतल देवी जो है मात्र 17 वर्ष की सबसे कम उम्र की तीरंदाजी थी।
और इन्होंने ऐसे एक मिश्रित टीम स्पर्धा में यानी मिल के राकेश के द्वारा, किसके द्वारा, राकेश के द्वारा ऐसे उन्होंने ऐसे शीतल और राकेश के द्वारा एक तीरंदाजी में दोनों ने मिल के मिश्रित स्पर्धा में यानी दोनों के द्वारा मिल के एक कांस्य पदक ऐसे भारत के लिए दिए। कौन से पदक, कांस्य पदक। इंपॉर्टेंट यह है कि शीतल देवी जो पैरालंपिक ओलंपिक 2024 है, इसमें ऐसे सबसे कम उम्र की शीतल देवी थी, सबसे कम उम्र की। और इन्होंने राकेश के द्वारा ऐसे सहयोग से जब मिश्रित टीम स्पर्धा खेल हुआ तो उसमें ऐसे तीरंदाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति, संसद, अपने विवेक के अनुसार भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति है उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो भी होते हैं इसकी नियुक्ति जो है वो है से प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये हमारे भारतीय जो संविधान है उस संविधान के अनुच्छेद 75 में वर्णित है। यानी प्रधानमंत्री के कार्य से संबंधित जो भी मुद्दे हैं वे सभी ऐसे कहाँ पर है, अनुच्छेद 75 में वर्णित किया गया है। संसद के बारे में जो हमारे भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 79 में, आर्टिकल 79 में वर्णित है। इसमें लिखा गया है कि संघ की एक संसद होगी, संघ की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। यानी संसद कैसे बनेगी, राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो ये 2 सदन कौन कौन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलके संसद का निर्माण करते हैं। इसका वर्णन 79 अनुच्छेद 79 में वर्णित है। अब आते हैं अपने विवेक के अनुसार भारत के राष्ट्रपति, यानी जो राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के बारे में कि इसकी नियुक्ति कैसे होगी, इसका कार्यकाल किस प्रकार से होगा। तो राष्ट्रपति से जो संबंधित है ये हमारे अनुच्छेद 55 में वर्णित है। अनुच्छेद 55 में इसके बारे में वर्णित है कि राष्ट्रपति का चुनाव के तरीके किस प्रकार से हम, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह ऐसे मत अधिकार यानी वोट के माध्यम से नहीं होता है। तो इसके जो चुनाव के जो तरीके हैं इसका ऐसे अनुच्छेद 55 में वर्णित किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री का अनुच्छेद 75 में वर्णित किया गया है। इसी से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। उससे पहले ऐसे ये भी हमें जानना है कि जब हमारा देश का संविधान बन के तैयार हुआ, अंगीकृत हुआ, तो हमारे देश के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग हैं और उसके ऐसे अनुसूची कितने थे। तो जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय कुल भाग जो थे वह 22 भाग था। कितना भाग था? 22 भाग। यानी जो हमारा मूल संविधान है जो बन के तैयार हुआ था, जिसको मूल संविधान कहते हैं, 22 भाग थे। अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 395 मूल भाग में थे। और जो अनुसूची है, अनुसूची वो 8 थे। कितने थे? 8 थे। लेकिन वर्तमान में अभी तक, क्योंकि हमारे देश के संविधान में एक संशोधन का नियम है और जब से हमारा देश का संविधान बना है वर्तमान तक 104 बार संशोधन हो चुके हैं। कितने बार? 104 बार संशोधन हो चुके हैं। और इस संशोधन में अभी अनुच्छेद की संख्या 448 हो गया है। अनुच्छेद कितने हो चुके हैं? 448। और भाग ऐसे 25 भाग हो चुके हैं।
और अनुसूची में कितने आते हैं, वो अभी 8 से बढ़कर 12 हो चुके हैं। यानी पहले 22 भाग था, वो 25 भाग हो गया। अनुच्छेद जो है 395 से 448 हो चुका है। अनुसूची जो 8 थे वो 12 हो चुके हैं। तो ये सब ऐसे जो संविधान का जो संशोधन हुआ, जो 104 बार संशोधन हो गए। कितने बार? 104 बार के संशोधन से 104 बार संशोधन। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जानेंगे जो बार बार एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। एक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिसको हम लोग आर्टिकल 14 कहते हैं, 14। अनुच्छेद 14 में वर्णित है कि कानून के समझ समानता, यानी कानून में सभी क्या है, समानता है। यानी यहाँ पर आप किसी को धर्म, जाति और किसी भी प्रकार से आप ऐसे उसे हीन नहीं कर सकते हैं, भावना से देख नहीं सकते हैं। यानी कानून के नजर में सभी बराबर हैं, कानून की नजर में सभी बराबर हैं, समानता है। ये हमारे अनुच्छेद 14 में वर्णित है। अनुच्छेद 19 एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19 अनुच्छेद में लिखा हुआ है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आज जो हम अपनी बात को, अपनी जो विचार है वो सरकार तक हमें पहुंचाने का अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। यानी हम अपनी बात को, एक निम्न आदमी भी अपनी बात को एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक पहुंचा सकता है, बोल सकता है। ये हमें आज़ादी, बहुत ही महत्वपूर्ण आज़ादी मिली है, क्योंकि हमारे देश के आज़ाद होने से पहले ये आज़ादी हमें नहीं थी कि हम सरकार के बारे में कुछ बोल सकते हैं। लेकिन जो अनुच्छेद 19 दिया गया है, इस अनुच्छेद 19 के तहत आप अपनी बातों को, अपनी जो अभिव्यक्ति है उसकी आज़ादी मिली हुई है, यानी बोलने की आज़ादी मिली हुई है। यानी आपको याद रखना है 19 में हमें बोलने के अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 19 जो है वो हमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। और एक और है अनुच्छेद जिसका नाम है अनुच्छेद 21, जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी जो हमारा जो लाइफ है, हम अपने जिंदगी को कैसे जिएंगे, और हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल जो आज़ादी है कि हम किस प्रकार से रहे, तो इन सभी पर भी, यानी हमारा जो जीवन शैली है, हमें अपने इस भारतीय संविधान के अंतर्गत हमें अपने जिंदगी को जीने का अधिकार है। तो ये जो जीवन का जो अधिकार दिया गया है 21 में, जीवन की अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 21 में। एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार यानी संविधान जो बना हुआ है, इसमें बहुत सारे जो अपद्रव्य के द्वारा जो ऐसे गलत करते हैं, तो उसको ऐसे, उसके लिए अदालत बनी है। तो ये अदालत अगर नहीं रहता तो जितने भी कानून बने हैं उसको लागू कैसे किया जाता, यानी लागू होता तो अगर उसमें कोई गलत करता तो उसको ऐसे सजा कैसे मिलती। तो उसके उपचार के लिए, यानी संविधान बना रहे, जो कानून बना है वो हमेशा लागू रहे, चाहे गरीब के लिए, चाहे एक अमीर के लिए, एक नेता के लिए या फिर एक जनता के लिए, सभी के लिए कानून ऐसे जो बना है, अगर उसमें कोई गलती करती है तो उसके लिए जो उपचारों का अधिकार मिला हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो न्यायालय के द्वारा किया जाता है, ये अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में दिया गया हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये हमारा ऐसे अनुच्छेद 32 में वर्णित है। इसके अलावा ऐसे एक बहुत महत्वपूर्ण एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 120। तो अनुच्छेद 120 में लिखा हुआ है संसद में कामकाज करने के लिए भाषा। यानी संसद जो है, संसद 3 चीजों से मिलकर बना है, एक राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो ये जो संसद है वहां पर जो कामकाज होगी उनकी भाषा को लेकर, तो वहां की जो भाषा है अनुच्छेद 120 में संसद की जो भाषा है, संसद की भाषा जो है वहां पर हिंदी और अंग्रेजी को रखा गया है। हिंदी और अंग्रेजी वहां की संसद की भाषा को रखी गई है। इसके अलावा ऐसे एक अनुच्छेद है 352 आपातकाल की घोषणा। एक अनुच्छेद है 352
आपातकाल की घोषणा, यानी भारत के अंदर में कभी कभी इमरजेंसी लग जाती है, यानी बहुत सारे ऐसे बाहरी आक्रमण या देश के अंदर में कुछ ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती है जिसके कारण भारत में आपातकाल की घोषणा की जाती है। और हमारे देश के आज़ादी से वर्तमान तक, अभी तक 2025 तक 3 बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। कितने बार? 3 बार। सबसे पहले से 1962 में भारत और चीन का जब युद्ध हो रहा था, भारत और चीन का जब युद्ध हो रहा था, पहला जो आपातकाल है 1962 में भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हो रही थी, उस समय ऐसे ये आपातकाल लगा हुआ था। और इस आपातकाल में ये खत्म कब हुआ? तो 26 अक्टूबर 1968 को, यानी 1968 जो है अक्टूबर के महीने में ये ऐसे आपातकाल समाप्त होती है। तो पहला आपातकाल 1962 से 1968 तक चलती है। चीन और भारत के युद्ध के कारण भारत में ये आपातकाल की घोषणा की जाती है। दूसरा जो आपातकाल है से हमारे भारत में इमरजेंसी लगती है, वो है से 1971 ईस्वी में। कब लगती है? 1971 ईस्वी में है से दूसरा आपातकाल लगती है। क्यों लगती है? तो भारत पाक जो युद्ध होता है, भारत पाक के युद्ध के कारण, भारत जो पाकिस्तान है, ये दोनों के बीच में जब युद्ध होती है तो उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो उस समय इंदिरा गांधी के सलाह पर जो राष्ट्रपति हैं, और उस समय के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद ऐसे उस समय इमरजेंसी की घोषणा करते हैं 1971 ईस्वी में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रही थी, जो लगभग ऐसे 13 दिसंबर 1971 में खत्म हो गया। यानी 71 में शुरू हुआ था और 71 में 3 दिसंबर को ये शुरुआत हुई थी, 3 दिसंबर को शुरुआत हुई थी और इसकी खत्म ऐसे 17 दिसंबर तक खत्म हो चुका था। ये दूसरा ऐसे सबसे कम ऐसे आपातकाल की घोषणा किया गया। उसके बाद ऐसे एक आपातकाल ऐसे 1975 में हुआ था। तो 1975 में जब आपातकाल हुआ था तो उस समय ऐसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और ये आपातकाल 21 महीनों के लिए हुआ था। कितने महीनों के लिए? 21 महीने के लिए यह आपातकाल हुआ था, जो मार्च 1977 में खत्म हुआ। मार्च 1977 में ये खत्म हुआ। तो हमारे भारत में 3 बार आपातकाल लगे हैं, 1962, 1971 और 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा हुई है। एक और ऐसे महत्वपूर्ण ऐसे एक अनुच्छेद है जिसको हम ऐसे मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। कौन से? मौलिक कर्तव्य। यानी हम भारत के लोग हैं तो हमारे क्या क्या कर्तव्य है। अगर हमारे देश में अगर कोई आक्रमण करता है तो हम उस समय हम क्या करें। हम अपने राज्य में रहते हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है। हम जिस देश में रहते हैं हमारे देश में रहने में हमारी क्या कर्तव्य है। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है, इंसान जिस देश में रहता है उसकी जो कर्तव्य है, तो हमारे देश में हम जिस देश में रहते हैं तो हमारा क्या क्या कर्तव्य बनता है, तो वे सभी कर्तव्य को ऐसे अनुच्छेद 51A में वर्णित है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं, जो अनुच्छेद 51A में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 लिखा हुआ है, वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों को माना गया है? 5, 10, 9 या 7? यानी जो वैष्णव संप्रदाय जो है उस संप्रदाय में कितने अवतार को माना गया है देव को? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा 10, यानी 10 अवतार को माना गया है। कौन से? वैष्णव संप्रदाय। तो ये हिंदू धर्म में संप्रदाय के बारे में जिक्र आता है। तो ये संप्रदाय कितने होते हैं? एक है शिव महापुराण। क्या?
शिव महापुराण के अनुसार हिंदुओं के 6 संप्रदाय हैं। हिंदू के 6 संप्रदाय हैं। किसके अनुसार? शिव महापुराण। शिव महापुराण के अनुसार हिंदुओं के 6 संप्रदाय का जिक्र किया गया है, जिसमें से है नंबर 1 में शैव, नंबर 2 में है वैष्णव, नंबर 3 में आता है शाक्त, 4 में आता है नाथ, 5 में वैदिक और 6 नंबर में आता है जिसको हम लोग कहते हैं चार्वक। शिव महापुराण के अनुसार हिंदू धर्म में संप्रदाय की संख्या है 6 है। इसमें से शैव, वैष्णव, शाक्त, नाथ, वैदिक और चार्वक। अब ये जो चार्वक जो है, ये जो समुदाय है, जो संप्रदाय हैं, अब ये लुप्त हो चुका है। तो अभी कुल कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5। यानी इसको ऐसे लुप्त माना गया। ये जो संप्रदाय है इसको लुप्त माना गया है। अब ऐसे 5 संप्रदाय हिंदू के जो ग्रंथ है उसके अनुसार ऐसे 5 संप्रदाय अभी मौजूद हैं। इनमें से ये 5 संप्रदाय में जो सबसे पुराना जो संप्रदाय है, जो सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जिसको शैव संप्रदाय कहते हैं। कौन सा संप्रदाय कहते हैं? शैव संप्रदाय। विष्णु जो संप्रदाय है उसी में देव के बारे में 10 अवतार का जिक्र है। कितने अवतार का? 10 अवतार का। अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न आप सभी के लिए है कि इसमें ऐसे लिखा हुआ है, कालिदास की निम्न में से किस कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग को आधार बनाया गया है? ऋतु संग्राम, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश। तो ये आपका 4 ऑप्शन है। अगर आप ऐसे YouTube से अगर देखते हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसे Facebook से अगर ये देख रहे हैं इस प्रकार के वीडियो को, हमारे वीडियो को, तो आप ऐसे इस पेज को ऐसे जरूर ऐसे फॉलो करें।